Hello students, welcome to Learning Magics. Myself Tanmay Singh Solanki, and today I am going to start the second part of the Resource and Development Geography Chapter 1 Class 10. Okay, well, then let's start. Land under important relief feature in India, यानी इंडिया में जो लैंड है उनके अलग अलग रिलीफ फीचर के अंडर में क्या क्या आ जाते हैं। माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है। माउंटेन्स जो है वो 30% माउंटेन्स है, ओके, 27% प्लेटू है और प्लेन्स जो है वो 43% है। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, पूरे लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे इंडिया का। यानी हम देखते हैं कि 43% यहाँ पे प्लेन ही है। ठीक है, प्लेन्स है मतलब हमारा इंडिया जो है वो एग्रीकल्चरली रिच है। ठीक है, क्योंकि प्लेन जो होते हैं वो एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी आइडियल माने जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट कुछ देखते हैं कि जब बहुत ज़्यादा इनडिस्क्रिमिनेंट जब यूज़ करते रिसोर्सेज का क्या क्या उसके रिजल्ट होते हैं। तो एक होता है इसमें लैंड डिग्रेडेशन। ये लैंड डिग्रेडेशन होता क्या है? कंटिन्यूअस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम without taking appropriate measure to conserve and manage it। ठीक है, यानी जब कंटिन्यूसली एक लैंड रिसोर्स का इस्तेमाल किया जाता है लंबे समय तक बिना कोई एप्रोप्रिएट मेजर लिए ताकि उसे कंजर्व किया जा सके या मैनेज किया जा सके, तब जाकर लैंड डिग्रेड होता है। उसे लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। मेजर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं? पहला, अफॉरेस्टेशन, यानी एक लार्ज एरिया पर जब एक साथ आप प्लांटिंग करते हैं, प्लांटेशन करते हैं, वो एक्टिविटी जो है वो अफॉरेस्टेशन कहलाती है। अफॉरेस्टेशन एक बहुत ही पॉजिटिव एक्टिविटी है। ओके, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग टू कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग। ग्रेजिंग का भी एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए ताकि ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल किया जा सके। ये किन इलाकों में होता है? जहाँ पर मैक्सिमम लाइव स्टॉक की मतलब जो रेयरिंग होती है, यानी जो पशुपालन होता है, उन इलाकों में ये प्रॉब्लम होता है कि वो ओवरग्रेज कर जाने की वजह से वो इलाका पूरा बंजर हो जाता है। आपको पता होगा या नहीं पता होगा, लेकिन बात यह है कि आप जानते हैं जो थार डिजर्ट है, आज हम जानते हैं इंडिया का जो थार डिजर्ट है ये भी कभी हरा भरा हुआ करता था। ठीक है, आज जो रेत ही रेत देखते हैं ऐसा नहीं था। ओवरग्रेजिंग की वजह से ही यह इस तरीके में मतलब देखा जाता है, आज ऐसे कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, इवन हम सिर्फ थार डेजर्ट की बात क्यों करें, दुनिया के जो मैक्सिमम जो डेजर्ट है उनका डेजर्टिफिकेशन होने का सबसे बड़ा कारण जो है वो ओवरग्रेजिंग है। ठीक है, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स। मैक्सिमम अमाउंट में क्या करना चाहिए? शेल्टर बेल्ट्स, यानी एक पर्टिकुलर रेंज में हमको बहुत ज़्यादा प्लांटिंग करनी चाहिए। ठीक है, ये शेल्टर बेल्ट हमें फ्लड से, स्टॉर्म से बचाते हैं। और ये क्या करते हैं, जो मिट्टी का कटाव होता है, मिट्टी जो बहा कर ले चले जाते हैं, इस ऐसी स्थितियों को वो पैदा नहीं होने देते हैं, उसको वो कंजर्व करते हैं। ठीक है, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस। आपको पता होगा कि जो एक डेजर्ट एरिया होता है उन इलाकों में क्या होता है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सैंड ड्यून्स बन जाते हैं, बड़े बड़े सैंड ड्यून्स इस तरीके से बन जाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि बाय एक्शन ऑफ विंड वो बह कर फिर दूसरी जगह चल जाते हैं। ठीक है, हवा में बह के फिर सैंड ड्यून्स दूसरी जगह बन जाते हैं। इसी तरीके से होता रहा तो फिर हम उसको कंजर्व नहीं कर पाएंगे। क्या करना है, इस सैंड ड्यून्स के चारों ओर आपको थॉर्नी बुशेस, ठीक है, जो भी कटीली झाड़ियाँ हैं वो लगाकर उगा देनी चाहिए, जिससे क्या वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा उपाय हो सकता है लैंड डिग्रेडेशन को रोकने का। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटी। जो माइनिंग एक्टिविटीज़ होता है, खनन है ना, यानी जो हम एक्सकेवेट करते हैं, मिट्टी को, ज़मीन को खोद के जो मिनरल्स निकालते हैं, इन एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करना चाहिए, तब लैंड डिग्रेडेशन को काबू में पाया जा सकता है। अवॉइड ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन के प्रॉब्लम को भी अवॉइड करना चाहिए। आपको पता होगा जो हमारा स्टेट है पंजाब, वहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन का सबसे बड़ा कारण ओवर इरिगेशन है। ठीक है, ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। आप जब किसी ज़मीन पर, किसी लैंड में फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड का ओवर यूज़ करने लगते हैं, तब क्या होता है कि उस लैंड की जो क्वालिटी होती है, उसका जो अपना एक नेचुरल फर्टिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है।
ठीक है, इसलिए इसका ओवर यूज नहीं करना है, इसका कंट्रोल्ड इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। सो इनको अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड ओवर इरिगेशन, अवॉइड ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, यानी इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सॉयल इरोजन। ये सॉयल इरोजन है क्या चीज़? द denudation of the soil cover and subsequent washing down is soil erosion। यानी सॉयल कवर जो है उनका डिन्यूडेशन हो जाना, एक के बाद एक परत दर परत सॉयल का हटते जाना, ठीक है। तो किससे? उनका वॉशिंग डाउन होने से। वॉशिंग बहुत सारे प्रोसेस से हो सकते हैं, वो उनका जो लेयर के लेयर हटते चले जाते हैं, है ना, उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज उसमें जिम्मेदार है। तो रीज़न फॉर सॉयल इरोजन इंक्लूड्स, कौन कौन से रीज़न है सॉयल इरोजन के? सबसे पहला तो ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है, लाइक डिफॉरेस्टेशन, है ना, इंसानी जो एक्टिविटीज़ है, जैसे डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा एक रीज़न है। अब डिफॉरेस्टेशन जब होता है तो क्या होता है कि जो रूट जो उसको एंकर करके रखती है सॉइल को, वो एबिलिटी ख़त्म हो जाता है पेड़ चले जाने के बाद, तब वो मिट्टी बह जाते हैं। ओवर ग्रेजिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आपको अभी हम बताएं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो प्लांट नहीं रहेंगे, बुशेस नहीं रहेंगे, ग्रास फील्ड नहीं रहेंगे, तो फिर वो मिट्टी को जो एंकरिंग करने की एबिलिटी ख़त्म हो जाएगी और वो हवा और पानी आसानी से उसको बहाकर ले जाएगी। माइनिंग एक्टिविटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जहाँ पर ओपन माइनिंग होता है, ठीक है, वो बहुत बड़ा मुद्दा है कि वो जगह पूरा बर्बाद हो जाता है, ठीक है। डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग, और जो खेती होता है वो सही वैज्ञानिक ढंग से, सही साइंटिफिक तरीके से अगर उसकी खेती ना की जाए तब वो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है और वो भी एक सॉइल इरोजन का बड़ा कारण बन जाता है, ठीक है। नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, ठीक है, कुछ नेचुरल फोर्सेस हैं जैसे कि विंड, ग्लेशियर और वाटर फ्लो, एक बहुत बड़ा पावर है। ये क्या करते हैं, इसकी वजह से भी सॉइल इरोजन होता है, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा तेज विंड बहे, ठीक है, विंड के बहने से क्या होता है कि वो अपने साथ बहुत सारी धूल मिट्टी बहा ले जाते हैं, तो सॉइल इरोजन तो हो रहा है। ग्लेशियर्स जब बहते हैं तो अपने साथ बहुत सारे पत्थर, मिट्टी, चट्टान तोड़ के निकलते जाते हैं, ठीक है, तो उससे भी क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। और वाटर तो बहुत बड़ा कॉज है, आपको हर साल पता ही होगा, जब फ्लड आता है तो वो अपने साथ कितने सारे खेतों को बहाकर ले जाता है, ठीक है, नदी किनारे कितने सारे खेत नदी में समा जाते हैं, ठीक है, तो वो बहुत बड़ा कारण है सॉइल इरोजन का। तो टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन, अब हम देखते हैं कि सॉइल इरोजन किस किस तरीके से हो सकता है। पहला टाइप्स देखिए, गली इरोजन। गली इरोजन क्या है? द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल्स नोन एज गलीज, ठीक है। तो वो जब क्लेई सॉइल, जो क्लेई वाला सॉइल होता है, मतलब आप कह सकते हैं कीचड़ वाली मिट्टी जो होती है, ठीक है, उसको काटते हुए जब पानी बहे और एक चैनल बन जाता है डीप सा, ठीक है, उनको गली कहते हैं, ठीक है। अब इस प्रकार के इरोजन को गली इरोजन कहते हैं। दिस मेक्स द लैंड बैडलैंड, इस तरीके से वो लैंड बैडलैंड बन जाता है, मतलब वो और किसी काम के लायक नहीं रहता है। इन चंबल बेसिन सच लैंड इज नोन एज द रेवाइंस, उनको रेवाइंस कहते हैं चंबल में, इस तरीके के जो बेसिन है। सीट इरोजन। सीट इरोजन क्या है? व्हेन टॉप सॉइल ओवर लार्ज एरिया इज वॉश्ड अवे इट इज नोन एज द सीट इरोजन। हाँ, इस फ्लड एक बहुत बड़ा कॉज हो सकता है इसका, ठीक है, जब एक लार्ज एरिया में जो आपका टॉप मोस्ट लेयर में जो सॉइल होता है उसको बहा कर ले जाता है, ठीक है, तो वो सीट इरोजन कहलाता है, ठीक है। ओके, मेथड्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन इन हिली एरिया। तो सॉइल इरोजन को हम लोग हिली एरिया में किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, उनके कुछ प्रोसेस इस प्रकार से सजेस्ट किए गए, जैसे कि प्लॉइंग अलोंग द कॉन्टोर लाइन्स, कॉन्टोर प्लॉइंग उसको कहते हैं। कॉन्टोर लाइन्स के अलोंग ही आपको प्लॉ करना है, उससे क्या होगा कि पानी के बहाव, माने पानी का बहाव को रोका जाता है उससे, इसी का तो मिट्टी का कटाव रुकता है, ठीक है। तो वो जो सॉइल है वो डिग्रेड नहीं होता, वो माने इरोड नहीं होता है। टेरेस कल्टीवेशन किया जा सकता है, एक बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस है, आपको पता होगा, ये जितने सारे माउंटेन एरियाज़ हैं वहाँ ये कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया जाता है, टेरेस कल्टीवेशन। टी प्लांटेशन जो है, ये सारे द स्ट्राइप फार्मिंग, ठीक है, ये भी टेरेस कल्टीवेशन या फिर कॉन्टोर लाइन प्लॉइंग का ही एक एडवांस फॉर्म है। एंड शेल्टर बिल्ड्स, ये कुछ तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो हिली एरियाज़ हैं उनमें सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते, रोक सकते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, सॉइल एंड इट्स टाइप, ठीक है। हमारे इंडिया में जो सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन है, हम उन सॉइल और उनके टाइप्स की चर्चा कर रहे हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले एल्यूवियल सॉइल, ये काफ़ी रिच सॉइल है, ठीक है। एल्यूवियल सॉइल, इंटायर नॉर्दर्न प्लेन आर मेड अप ऑफ एल्यूवियल सॉइल, ठीक है।
जो आपका जो पूरा नॉर्दर्न प्लेन है, मैक्सिमम नॉर्दर्न प्लेन का जो मैक्सिमम पार्ट है वो एलुवियल सॉइल से ही बना है, ठीक है। ऑल्सो फाउंड इन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पर्टिकुलरली इन द डेल्टाज ऑफ महानदी, ठीक है। कहाँ पे? महानदीज के डेल्टाज में जो बने हैं वो भी एलुवियल सॉइल ही है। द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी रिवर, ठीक है। द सॉइल इज फर्टाइल देयरफॉर फिट फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। सॉइल काफ़ी फर्टाइल है, इसीलिए वो एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। रीजन्स ऑफ एलुवियल सॉइल आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। जो एलुवियल सॉइल्स के इलाके जो है, रीजन्स है, वो काफ़ी इंटेंसिवली बसे हुए हैं, सघन आबादी है वहाँ की, काफ़ी आबादी है ऐसे इलाकों में। रिच इन पोटास, ये किस किस चीज़ों में रिच होती है? रिच इन पोटास, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम, विच आर आइडियल फॉर ग्रोथ ऑफ शुगर कैन। यानी ये जो मिनरल्स हैं, पोटास, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम, ये मिनरल्स काफ़ी रिच अमाउंट में प्रेजेंट है किसमें? एलुवियल सॉइल में, जो कि काफ़ी आइडियल है शुगर केन की खेती के लिए, पैडी यानी धान की खेती के लिए, व्हीट यानी गेहूं की खेती के लिए, और अदर सीरियल एंड पल्सेस क्रॉप्स, ठीक है। इनके लिए एलुवियल सॉइल काफ़ी है आइडियल माना जाता है। नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल, ब्लैक इन कलर एंड आर ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल। इन ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल भी कहा जाता है। आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, ये कॉटन ग्रो करने के लिए काफ़ी आइडियल है। एंड इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल, और इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। फाउंड इन द प्लेटूज ऑफ महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र के प्लेटू में, सौराष्ट्र प्लेटू मीन्स सौराष्ट्र के, मालवा के, मध्य प्रदेश के एंड छत्तीसगढ़, ऑल्सो अलॉन्ग द गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज। मैंने इन इलाकों में जो प्लेट्यू का एक डिस्ट्रीब्यूशन है, इन इलाकों में पाए जाते हैं ब्लैक सॉइल, ठीक है। मेड ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल, ओके, एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल होगा, ठीक है, से बना होता है। वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, ये मॉइस्चर को होल्ड करने की बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है इसमें, ठीक है। रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट में रिच होता है। मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम, ये काफ़ी रिच है ब्लैक सॉइल। इसमें आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटास और लाइम होता है, ठीक है। और एक चीज़ है कि जो ब्लैक सॉइल है उसको कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, जैसे कि आपने सेकंड पॉइंट में देखा है, क्योंकि ये कॉटन को ग्रो करने के लिए काफ़ी बेस्ट सॉइल माना जाता है, ठीक है। रेड एंड येलो सॉइल उसके बाद आता है, तो हम रेड एंड येलो सॉइल की जो बात करते हैं, ठीक है, रेड एंड येलो सॉइल। तो रेड एंड येलो सॉइल जो है फाउंड इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल, यानी जहाँ पर रेनफॉल काफ़ी लो होता है उन इलाकों में पाया जाता है। फाउंड इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड द साउदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, ये ईस्टर्न में या फिर डेक्कन प्लेट्यू के साउदर्न पार्ट में पाए जाते हैं। ऑल्सो फाउंड इन पार्ट ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन, अलॉन्ग द पाइडमोंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट, यानी वेस्टर्न घाट के इलाकों में पाए जाते हैं। मिड गंगा के प्लेन इलाकों में पाए जाते हैं, उसके जस्ट साउदर्न पार्ट में, छत्तीसगढ़ में, ओडिशा में, और ऑलमोस्ट डेक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न में और साउदर्न में पाए जाते हैं, ठीक है। डेवलप्ड रेडिश कलर, ये एक रेडिश कलर में डेवलप्ड होता है, क्यों? ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन, क्योंकि आपको पता होगा आयरन ऑक्साइड का कलर भी रेडिश ही होता है, तो उसकी जो एक अवेलेबिलिटी के कारण इसका कलर जो होता है रेड हो जाता है। डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलिन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा कॉज है कि इसका कलर रेड या येलोइश क्यों होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल डेवलप्स इन एरिया विथ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, ठीक है। जहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है और बहुत हैवी रेनफॉल होता है उन इलाकों में लेटराइट सॉइल जो है वो डेवलप करते हैं। फाउंड इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड हिली एरियाज ऑफ ओडिशा एंड आसाम। इन इलाकों में आपका लेटराइट सॉइल पाया जाता है। कहाँ कहाँ? कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में और ओडिशा और आसाम के हिली एरियाज में। सुटेबल फॉर कल्टीवेशन विथ एडिक्वेट डोजेज ऑफ मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, यानी अगर एडिक्वेट डोज इस्तेमाल किया जाए मैन्यूर्स का या फिर फर्टिलाइजर्स का तो ऐसे मिट्टी में भी खेती की जा सकती है।
low humus contents because decomposers like bacteria get destroyed due to the high temperature। या टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो इस मिट्टी में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और इसलिए इसमें ह्यूमस का कंटेंट भी काफ़ी कम होता है। इसीलिए तो मैन्योर और फर्टिलाइजर का एक एडिक्वेट अमाउंट की ज़रूरत होती है ऐसे सॉइल में कल्टीवेशन करने के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल यानी जो बलुई मिट्टी होती है जिसमें बालू का अमाउंट होता है। ठीक है, फाउंड इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दिस सॉइल्स बिकम कल्टीवेबल। अगर प्रॉपर तरीके से इनको इरिगेट किया जाए तो ऐसे सॉइल में भी आप कल्टीवेशन कर सकते हैं। लैक ह्यूमस एंड मॉइस्चर बिकॉज ड्राई क्लाइमेट हाई टेम्परेचर मेक इवापोरेशन फास्टर। यहाँ ह्यूमस की कमी होती है ऐसे मिट्टियों में। ठीक है, ऐसे सॉइल में ह्यूमस की कमी होती है, मॉइस्चर की कमी होती है क्योंकि क्लाइमेट काफ़ी ड्राई होता है, टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, तो इससे इवापोरेशन काफ़ी फास्टर हो जाता है। तो मॉइस्चर को कैप्चर करने की एबिलिटी नहीं रहती ऐसे मिट्टी में। ठीक है, फिर सॉल्ट कंटेंट इज़ वेरी हाई। इसमें जो सॉल्ट कंटेंट होता है काफ़ी हाई होता है। एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इवापोरेटिंग द वाटर। यानी यहाँ पर सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। यहाँ पर हम लोग अगर वाटर को इवापोरेट कर दें तो आराम से उससे हम लोग कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है फॉरेस्ट सॉइल। ये फॉरेस्ट सॉइल क्या है? फाउंड इन द हिली एंड द माउंटेन एरियाज वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल। यानी वैसे हिली एरियाज यानी पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है, जहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट में बारिश होती है। ठीक है, आप एग्जांपल के तौर पर माउंटसराम ले सकते हैं, मेघालय, चेरापूंजी। ठीक है, फीचर डिफर्स बेस्ड ऑन लोकेशन। ठीक है, अब वो फीचर डिफर करता है और लोकेशन के हिसाब से, किस लोकेशन से वो बिलोंग करता है। लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड एंड क्वार्ट्स ग्रेन इन अपर स्लोप। यानी जो वैली साइड्स होते हैं उनमें काफ़ी लोमी होता है, ये काफ़ी सिल्टी होता है, सिल्ट का अमाउंट होता है इसमें, और ये ग्रेन के रूप में पाए जाते हैं, क्वार्ट्स ग्रेन के रूप में पाए जाते हैं। कहाँ? अपर स्लोप्स में। ठीक है, ये सॉयल के सारे डिस्क्रिप्शन थे। अब आते हैं एक इन्फॉर्मेशन की ओर। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992, इन जून 1992 more than 100 heads of states met in Rio de Janeiro in Brazil for the first international earth summit। ठीक है, पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट के समय ये एक साथ मिले थे। कम से कम कितने सारे हेड्स थे? 100 हेड्स थे। द समिट वाज कन्वेंट फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। इस समिट का सबसे बड़ा उद्देश्य जो था, क्या था? जो अर्जेंट प्रॉब्लम्स थे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के या फिर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ग्लोबल लेवल में, यही उनका सबसे बड़ा मुद्दा था। The assembled leaders signed the Declaration on Global Climate Change and Biological Diversity। Global Climate Change और Biological Diversity पर उन्होंने क्या किया? साइन किया। The Rio Convention endorsed the Global Forest Principle and adopted Agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century। यानी इन्होंने क्या किया? ये रियो कन्वेंशन पे सबके दस्तखत थे, सबके सिग्नेचर है, जहाँ पर इन सब ने डिसाइड किया कि हम एजेंडा 21 में जितने सारे गोल्स हैं उनको अचीव करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उनको 21st सेंचुरी में इम्प्लीमेंट करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। ठीक है, फिर आते हैं कि ये एजेंडा 21 क्या चीज़ है भला। तो एजेंडा 21 इज डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development, जिसको UNCED भी कहा जाता है, which took place at Rio de Janeiro, Brazil. It aims at achieving global sustainable development. Okay, global sustainable development. It is an agenda to combat environmental damage, poverty, disease through global cooperation on common interest, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इस एजेंडा में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल डैमेज को किस तरीके से कॉम्बैट करें, उसके खिलाफ लड़ाई कैसे सब मिलकर, पॉवर्टी के खिलाफ लड़ाई, डिजीज़ के खिलाफ लड़ाई,
म्यूचुअल नीड एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करना और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर कर लेना, ये सारे जो एजेंडा थे, ठीक है, सारे गोल्स थे इस एजेंडा 21 के। यानी 21 क्यों, तो 21st सेंचुरी में क्योंकि उसको इम्प्लीमेंट किया गया करना था, इसलिए इसको एजेंडा 21 कहा गया है। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। इसका सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये था कि हर लोकल गवर्नमेंट को अपना खुद का एजेंडा 21 क्रिएट करना पड़ेगा और उसको फुलफिल करने के लिए कंटिन्यूसली कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि देयर इज एनफ फॉर एवरीबडीज नीड, नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। ऐसा महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर इस पूरे विश्व में देखें तो सबकी नीड के लिए बहुत कुछ है, बट अगर कोई अगर लालची हो जाए, किसी में अगर ग्रीड हो तो कुछ नहीं है, कमी ही पड़ जाएगी वैसे लोगों को, ठीक है। इसलिए हमें रिसोर्स पर भरोसा करना चाहिए। ऊपर वाले ने जो भी दिया है, अच्छा दिया है, उसको काफ़ी बैलेंस और काफ़ी कंट्रोल तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि प्रेजेंट डेवलपमेंट भी हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो, ठीक है। कॉन्टोर फार्मिंग, तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्टोर फार्मिंग क्या है। जो कुछ फार्मिंग हम बताए थे कि हिली एरिया में किस तरीके से हम लोग लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं, सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं, तो एक था कॉन्टोर फार्मिंग। ये क्या था? कॉन्टोर फार्मिंग, द प्रैक्टिस ऑफ टिलिंग sloped and along lines of the consistent elevation, okay, in order to conserve rainwater and to reduce soil losses from surface erosion। यानी सरफेस से जो एक सॉयल इरोजन होता है, ठीक है, उसको रोका जाएगा, फिर वाटर को कंजर्व किया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से टीलिंग किया जाता था। आप इन इलाकों में देख सकते हैं, यहाँ पे खेती हुई है, ठीक है, यहाँ पे बस इन इलाकों में नहीं हुआ, इनको ऊंचा रखा गया, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी जो कल्टीवेशन होता है, कॉन्टर फार्मिंग कहा जाता है इसको, ठीक है। कॉन्टर फार्मिंग हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड फॉर सेंचुरीज इन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर इरीगेशन फार्मिंग इज इम्पॉर्टेंट। इरीगेशन फार्मिंग मतलब जहाँ पर इरीगेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको पता होगा कि इरीगेशन का कोई वे नहीं है नेचुरल वाटर के अलावा, ठीक है। इसलिए इनको कंजर्वेशन करना काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए इस सिस्टम को ईजाद किया गया। टेरेस कल्टीवेशन, ये क्या है? मेथड ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन साइड ऑफ हिल्स और माउंटेन्स by planting on graduated terrace built into the slope। मतलब ये सीढ़ी नुमा खेती है, एक एक के बाद सीढ़ी जैसा स्टेप्स रहेंगे, उस तरीके से इसकी खेती की जाती है। दो, लेबर इंटेंसिव, हालांकि इसमें लेबर की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। द मेथड हैज़ बीन एम्प्लॉयड इफेक्टिवली टू मैक्सिमाइज एरेबल लैंड एरिया इन वेरिएबल टेरेन एंड रिड्यूस सॉइल इरोजन एंड वाटर लॉस। इससे सॉइल इरोजन और वाटर लॉस कंट्रोल होता है। हालांकि इसमें लेबर का अमाउंट ज़्यादा लगता है, बट फिर भी ऐसे लैंड जिनका इस्तेमाल कभी नहीं किया जा सकता, उनको खेती लायक बनाया जा सकता है टेरेस कल्टीवेशन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। इस तरीके से वहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे टेरेस बनाए जाते हैं, उस टेरेस के हिसाब से वहाँ पर खेती की जाती है। ये सीढ़ी नुमा खेती कहते हैं इसको, ठीक है। अब आ जाते हैं स्ट्राइप क्रॉपिंग। ये स्ट्राइप क्रॉपिंग क्या है? इज मैथड ऑफ फार्मिंग विच इन्वॉल्व्स कल्टिवेटिंग ए फील्ड पार्टीशन इनटू लॉन्ग नैरो स्ट्राइप। इसमें क्या था? फील्ड को एक लॉन्ग नैरो स्ट्राइप में पार्टीशन कर दिया जाता है, विच आर अल्टरनेटेड इन ए क्रॉप रोटेशन सिस्टम। और उन जो नैरो स्ट्राइप है उनको क्रॉप रोटेशन सिस्टम में अल्टरनेट किया जाता है। क्रॉप रोटेशन समझते हैं, अगर इस बार इस चीज़ की खेती की, अगले बार किसी दूसरे किस्म की खेती की जाएगी, ठीक है। इट इज़ यूज्ड व्हेन अ स्लोप इज टू स्टीप और व्हेन देयर इज नो अल्टरनेट मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। यानी जहाँ पर स्लोप काफ़ी स्टीप होता होगा और वहाँ पर या फिर अब सॉइल इरोजन को रोकने का कोई अल्टरनेट मेथड है ही नहीं, उन इलाकों में ये इस तरीके से स्ट्राइप क्रॉपिंग की प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है। उसके बाद तो मुझे लगता है कि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थे प्रॉपरली मिले होंगे। अगर फिर भी कोई किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अब तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।